कि आप जो बाबा महाकाल से आशीर्वाद प्राप्त करके आए हैं, वह आशीर्वाद का एक हिस्सा इस महाराजगंज जनपद के नौतनवा की जनता को दें, ताकि यहां से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिले। इसी के साथ स्वागत के अगले क्रम में मैं आग्रह करूंगा माननीय मंत्री जी से, माननीय विधायक ऋषि त्रिपाठी जी से, सभी विधायक दलों से, जिलाध्यक्ष जी से कि बड़े माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माला लाइए भाई। धीरज कहां चले गए? बड़े माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। बचा के यही तो बहुत गड़बड़, यही गड़बड़। बोलिए भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, मोहन यादव, पंकज चौधरी। अब स्वागत के अगले क्रम में मैं आग्रह करूंगा, धीरज बुके अपने जनपद के यशस्वी जिलाध्यक्ष जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, आदरणीय संजय पांडे जी से कि आप आवे और बुके दे करके माननीय मुख्यमंत्री जी का अपने जनपद में स्वागत करें। धीरज अब मैं आग्रह करूंगा नौतनवा के यशस्वी विधायक माननीय ऋषि त्रिपाठी जी से कि महाकाल की धरती से चलकर गौतम बुद्ध के ननिहाल तक आए यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी का आप बुके और स्मृति चिन्ह दे करके स्वागत करें। माननीय विधायक जी। अब मैं आग्रह करूंगा माननीय विधायक पनियरा से, बुके लाइए भाई, माननीय विधायक पनियरा जी से कि मुख्यमंत्री जी का बुके देकर स्वागत करें। माननीय विधायक सदर से, माननीय विधायक सिसवा से बुके लेकर आइए भाई। माननीय विधायक सिसवा से, माननीय विधायक सदर से, पूर्व विधायक बजरंग बहादुर सिंह फरिंदा से, ब्लॉक प्रमुख राकेश मद्देसिया जी नौतनवा से, सिसवा बोल दिए, चेयरमैन नौतनवा ब्रिजेश मरी जी से, रविकांत जी जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं। मैं आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। और बात है प्रमु जी, इस मंडल के अध्यक्ष बाबू नंदन शर्मा जी से, प्रदीप पांडे जी से, कमलेश दुबे जी से, नरसिंह पांडे जी से कि पूर्व चेयरमैन गुड्डू खान जी से, भाजपा नेता लालचंद चौधरी जी से, उमेश जायसवाल जी से, अशोक जायसवाल जी से, चंद्र प्रकाश मिश्रा जी से, आप सब लोग उधर से उतरते जाइए, इधर से जाइए, उधर से उतरिए, इधर न आइए। दिनेश मणि त्रिपाठी जी जो गोरखपुर छात्र संघ के नेता रहे हैं, आपसे, अजय श्रीवास्तव जी से, आप सबसे, आप अभी नागेंद्र शुक्ला जी को माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष जिलाध्यक्ष जी भाजपा ज्वाइन करा है। एक बार जोरदार तालियां इस किसान नेता और कांग्रेस नेता जो आज हमारे पार्टी में शामिल हुए हैं नागेंद्र जी, उनके लिए। बोलिए भारत माता की जय।
लोकसभा संयोजक अरुण शुक्ला जी जो पूर्व जिलाध्यक्ष है, लोकसभा प्रभारी जी से, विधानसभा प्रभारी जी से आग्रह है कि माननीय मुख्य अतिथि जी का बुके दे करके स्वागत करें। समय कम है इसलिए स्वागत का लिस्ट अधिक है। सब साथियों से क्षमा चाहते हुए मैं आग्रह करूंगा नौतनवा के यशस्वी विधायक माननीय ऋषि त्रिपाठी जी से आवे और 2 मिनट में माननीय मुख्यमंत्री जी का अपने विधानसभा में स्वागत करें और उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। माननीय विधायक ऋषि त्रिपाठी जी, माननीय विधायक जी, माननीय विधायक जी, माननीय विधायक जी, अरे बुला रहे, बोलिए भारत माता की। मोहन यादव, पंकज चौधरी, बोलिए जय श्री राम और तेज आवाज में बोलिए जय महाकाल, हर हर महादेव। आज नौतनवा विधानसभा के बरगदवा बाजार में आयोजित इस विशाल जनसभा के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के लोकप्रिय एवं यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का हम नौतनवा और महाराजगंज जनपद की धरती पे आप सभी के तरफ से अपने नेता माननीय पंकज चौधरी और सभी विधायकगणों की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। साथियों, आज ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि महाकाल की नगरी उज्जैन से, मध्य प्रदेश से हम सभी को अपना स्नेह मार्गदर्शन देने के लिए लोकप्रिय एवं यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का आगमन आज इस नौतनवा की धरती पे हुआ है। और निश्चित तौर पर आपके आगमन की खबर होते ही जिस तरीके का उत्साह समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों में था, और खासकर मैं विशेष तौर पे धन्यवाद देता हूं अपने यादव समाज के लोगों का भी, जिन्होंने कल ही एक बड़ा फैसला लेते हुए, जो बहुत से लोग अन्य दलों में थे, आज आपकी रैली में आपका मार्गदर्शन लेने के लिए और माननीय पंकज चौधरी को समर्थन देने के लिए बड़ी संख्या में जनपद के कोने कोने से आए हुए हैं। निश्चित तौर पे कहीं न कहीं यह आपके समाज के लिए और समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए स्नेह प्रेम है, जो आज इतनी संख्या में अंदर और इस प्रांगण के बाहर भी जो बहुत से लोग नहीं आ पाए, सबका मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, समय कम है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अपने सभी सम्मानित माननीय विधायकगणों की तरफ से, ब्लॉक प्रमुख गणों की तरफ से, चेयरमैन, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साथी, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। एक त्रुटि हुई है, क्षमा चाहता हूं। पूर्व विधायक माननीय बजरंग बहादुर सिंह फरेदा मंच पर हैं। मैं आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को बुके देकर के स्वागत करें। माननीय पूर्व विधायक जी। अब मैं आग्रह करना चाहता हूं ऐसे व्यक्तित्व का जो आपके आशीर्वाद और सहयोग से इस महाराजगंज लोकसभा में 6 बार सांसद होने का जिनको गौरव प्राप्त हुआ, वर्तमान में भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री और 9वीं बार भारतीय जनता पार्टी के इसी लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में माननीय पंकज चौधरी जी मंच पर हैं।
मैं आग्रह करूंगा माननीय मंत्री जी से कि आवे और इस जनसभा को संबोधित करें। माननीय पंकज चौधरी। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो कि महाकाल की धरती से चलकर आज गौतम बुद्ध के ननिहाल में उपस्थित हुए हैं, ऐसे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, जिला अध्यक्ष संजय पांडे जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक ऋषि त्रिपाठी जी, पनियारा के विधायक ज्ञानेन्द्र सिंह जी, महाराजगंज सदर के विधायक जयमंगल कनौजिया जी, सिसवा के विधायक प्रेम सागर पटेल जी, पूर्व विधायक बजरंग बहादुर सिंह जी, इस मंच में विराजमान इस ब्लॉक के प्रमुख राकेश जी, इस विधान लोकसभा के संयोजक अरुण शुक्ला जी, प्रभारी छठीलाल निगम जी, इस विधानसभा के प्रभारी प्रभाकर द्विवेदी जी, संयोजक प्रदीप सिंह जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विजय कुमार जी, यहाँ पर पंचासीन सभी हमारे नेतागण, यहाँ उपस्थित सभी बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथियों, माता एवं बहनों तथा प्यारे बच्चों। साथियों, ये चुनाव हो रहा है जो, इसमें प्रत्याशी के रूप में तो मैं खड़ा हूं, लेकिन 1 तारीख को जब आप मतदान करेंगे तो कहीं ना कहीं इस देश के तकदीर और तस्वीर का फैसला करेंगे, इन गरीबों के तकदीर और तस्वीर का फैसला करेंगे कि 1 तारीख को इस देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, नरेंद्र मोदी जी होंगे या कौन होगा, इसका फैसला आप 1 तारीख को करने वाले हैं। मैं जहां तक मेरे बारे में सवाल है, मैं थोड़ा बताना चाहता हूं। मैं सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आप सबके आशीर्वाद सहयोग से 6 बार मुझे यहां सांसद रहने का अवसर मिला है और निश्चित तौर से 6 वर्ष के बाद में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि लोगों का मैं बनाने का काम किया है, किसी का बिगाड़ने का काम नहीं किया। और आप सबके आशीर्वाद से आज एक कंधे पे मेरे बहुत बड़ा दायित्व है, जो भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री के नाते आज मुझे क्षेत्र मेरा जो महाराजगंज था, आज कहीं ना कहीं पूरे देश में मुझे जाना पड़ता है। उसके नाते अगर मेरे आने जाने में थोड़ी कमी जरूर हुई है, वो कमी कहीं हम बैठे नहीं रहे, देश की ही सेवा के लिए देश के विभिन्न कोने में मुझे जाना पड़ता है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा आने जाने में थोड़ा कमी हुई है। फिर भी एक दिन का भी अवसर मिलता था तो भाग करके मैं अपने जनता के बीच में, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में आने का प्रयास करता था। उसके लिए अगर कोई कमी रह गई हो तो मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं, लेकिन जहां तक सांसद का दायित्व था, उस दायित्व को भी निभाने का हमने प्रयास किया है। 2014 के पहले आप सबने मुझे 4 बार चुना था, 4 बार हम लोग प्रयास करते थे लेकिन सफलता नहीं मिलती थी। लेकिन आज 2014 के बाद जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए और 2017 में उत्तर प्रदेश में यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हुए, तो आज जिले का चेहरा बदलने का काम हमने किया है। चाहे सड़क, जो पहले केवल एक सड़क होती थी गोरखपुर से सुनौली, अगर देखें तो आज जनपद की जितनी भी मुख्य सड़कें हैं सब बन के खड़ा है। आपके नौतनवा में आईसीपी का हमने निर्माण कराया, आपका बीआर गेट का 160 करोड़ रुपया लेकर के हम आए, आपका मेडिकल कॉलेज महाराजगंज में बनने का काम हुआ, जहां तक 30 साल का जो हमारा इंतजार था कि मुख्यालय को रेलवे लाइन से जुड़ाना है, उसमें भी सफलता प्राप्त हमने किया है। चाहे वो पासपोर्ट ऑफिस का सवाल हो, वो भी आपके मुख्यालय पे बना, चाहे हेड पोस्ट ऑफिस का मामला हो, वो भी आपके मुख्यालय पे बना, चाहे ऑडिटोरियम का विषय हो, वो भी पूरा करने हम जा रहे हैं, स्टेडियम का रिनोवेशन करने हम जा रहे हैं। ऐसे तमाम काम है जो गांव में गांव तक बिजली पहुंचाने का जो समस्या था, वो भी हम सब ने किया। आपको पहचानना होगा कि 2014 के पहले गरीबों की स्थिति क्या है और आज स्थिति क्या है। इस देश में आजादी के बाद जब जब भी चुनाव होता था, कभी धर्म के नाम पर, कभी जात के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर हम वोट डालते थे। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री इस देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं और 2014 से ही उन्होंने काम करना शुरू किया और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो नारा दिया, आज कहीं ना कहीं उसको चरितार्थ करके उन्होंने दिखाने का काम किया है। 2014 के बाद से जो पहले कभी गांवों में मकान आता था तो 2-4 करके ही आता था, शौचालय आता था तो 2-4,
सरकार केवल अपनी जिम्मेदारी निभाती नहीं थी, केवल एक कोटा पूरा करती थी कि हम भी मकान बना रहे, हम भी शौचालय बना रहे। लेकिन मोदी जी है कि आजादी के 60 साल बाद भी जिन गरीबों का मकान नहीं मिला, जिनके पास शौचालय नहीं था, जिनके पास बिजली का कनेक्शन नहीं था, उन सबको जो नारा दिया कि मकान बनना है तो सबका बनना है, शौचालय बनना है तो सबका बनना है, पीने की पानी की व्यवस्था करनी है तो सबकी करनी है, घर में बिजली लगना है तो सबका लगना है, 80 करोड़ परिवार को अनाज देना है तो सबको देना है, किसान सम्मान निधि देना है तो सबको देना है जो भी पात्र है। ऐसे तमाम चीजें मित्रों, मैं मानता हूं कि अभी कुछ लोगों का मकान बाकी रह गया, कुछ लोग का शौचालय बाकी है, कुछ लोग का पेंशन आना बाकी है, लेकिन प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो मोदी की गारंटी होती है। अब मोदी की गारंटी है, उस गारंटी को पूरा करने के लिए देश में पहली बार हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री ने अपने किए हुए वादे को जांचने के लिए दिल्ली से विकसित भारत संकल्प यात्रा की गाड़ी आपके गांव गांव भेज करके ये जानकारी उपलब्ध करने का काम किया कि कितने लोगों का मकान अभी, शौचालय अभी, पेंशन अभी बाकी है। और उससे पता चला कि अभी 3 करोड़ मकान और बनना है, और प्रधानमंत्री जी ने घोषणा भी कर दिया है कि 3 करोड़ मकान हम 2 साल के भीतर, चाहे मकान हो, चाहे शौचालय हो, चाहे पेंशन हो, वो सारी चीजों को हम पूर्ति करने वाले हैं। किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जिसका भी बचा हुआ है सबका मकान बनाने का काम हमारी सरकार करेगी। मित्रों, सवाल केवल गरीबों का कल्याण का नहीं है। इस देश का जो सबसे बड़ा कलंक था वो भ्रष्टाचार। 2014 के पहले अगर आप देखें तो इस देश में कोई महीना नहीं बीतता था जब एक ना एक भ्रष्टाचार देश की जनता के सामने उजागर होती थी। चाहे वो 2G घोटाला हो, चाहे कॉमनवेल्थ घोटाला हो, चाहे हेलीकॉप्टर घोटाला हो, चाहे कोयला घोटाला हो, ये सारी चीजें आपके सामने आती थी। लेकिन 2014 के बाद मोदी जी जब से आए हैं 10 साल में, कोई विरोधी भी हमारी सरकार के ऊपर घोटाले का आरोप नहीं लगा सकती। लेकिन इन घोटालेबाजों का दामन अभी भी साफ नहीं हुआ है। ये घोटालेबाज आदत इनकी अभी छूटी नहीं है। अभी 4 महीना पहले आप सबने देखा होगा, टीवी पे देखा होगा, अखबार में पढ़ा होगा कि उड़ीसा में एक राज्यसभा कांग्रेस के सांसद थे साहू जी, उनके घर से 300 करोड़ रुपया बरामद हुआ है। 300 करोड़ रुपया 10 दिन लगा उसको मशीन लगाकर गिनवाने में। ये किसका पैसा था? ये गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा था, जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाता था। भ्रष्टाचार के आलम में भी झारखंड में आपने देखा होगा कि 4 महीना पहले एक कांग्रेस के मंत्री के पीए के नौकर के घर 37 करोड़ मिलता है। किसका पैसा है? ये जनता की, गरीबों का पैसा है मित्रों। और यही कारण था, इस देश के प्रधानमंत्री बोलते थे कि 100 रुपया दिल्ली से चलता है तो 15 रुपया जनता के पास पहुंचती है। आज भारत सरकार ने, मोदी जी ने विभिन्न योजनाओं में 34 लाख करोड़ रुपया दिल्ली से भेजा और सीधे जनता के खाते में पहुंचा है। तब आज ये मकान देख रहा, तब ये शौचालय देख रहा, तब आज बिजली का कनेक्शन देख रहा। आप कल्पना करिए कि अगर कांग्रेस की सरकार होती तो 34 लाख करोड़ अगर चलता तो 28 लाख करोड़ इन घोटालेबाजों के जेब में चला जाता। इसलिए मित्रों, इनकी आदत अभी छूटी नहीं है। इस देश का सबसे बड़ा कलंक कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। दूसरा जहां तक सवाल है प्रधानमंत्री की, आप गरीबों के प्रति सोच देखिए। कोरोना जब आया था 60 दिन का लॉकडाउन लगा, सब लोग अपने अपने घर में ठप पड़े थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी एक गरीब की बेटा है, गरीब के दर्द को वो जानते हैं और गरीब का चीजों को समझते हैं। और उन्होंने सोचा कि देश में बहुत से ऐसे गरीब हैं जो रोज कमाते हैं, रोज अपने परिवार का पेट पालते हैं, उनके घर में चूल्हा कैसे जलेगा। और धन्य है प्रधानमंत्री जी जो गरीबों के प्रति उनकी चिंता होती है, और कहीं ना कहीं देश के अन्न का भंडार खोला, और तब से लेकर आज तक 80 करोड़ परिवार को मुफ्त में राशन दे रहा है, ताकि कोई गरीब भी पेट का सोने ना पाए। मित्रों, आज जहां तक प्रधानमंत्री की संवेदना का सवाल है, आज आयुष्मान भारत का कार्ड जो कि 6 यूनिट पे बन रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री की चिंता उन बुजुर्गों के लिए है कि जिसके घर में 6 यूनिट नहीं है। अगर उसके घर में 70 साल का बुजुर्ग कोई है तो उसका दवा दारू कैसे चलेगा। और कहीं ना कहीं बुजुर्गों को दवा की आवश्यकता ज्यादा होती है। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दिया कि जिसकी उम्र 70 साल होगी उसका सबका आयुष्मान भारत कार्ड एक झटके में सबका बना दिया जाएगा, ताकि किसी को चिंता ना हो। आजकल हम गांव में जा रहे हैं, प्रधानमंत्री की ही चिंता है, क्योंकि गांव में एक विषय आ रहा है। 19 के चुनाव में विषय नहीं आया था। 19 के चुनाव में कोई सहारा का नाम नहीं लेता था,
लेकिन आज गांव गांव सहारा का नाम ले रहे हैं। विरोधी इसको बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। मैं आपको केवल बताना चाहता हूं उसका डिटेल। मैं भारत का वित्त राज्य मंत्री होने के नाते ये सदन के पटल पे रिकॉर्डेड है। ये क्वेश्चन मेरे पास आया था, वो मैं बताना चाहता हूं कि सहारा इंडिया का 4 कंपनी है, जिसमें एक कंपनी है सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दूसरी कंपनी है सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और 2 कंपनियां और जिसमें आप लोग का पैसा जमा है। इन दोनों पे सीएजी ने मुकदमा किया और सीएजी ने मुकदमा करके कहा कि 25,000 करोड़ आपको अदालत में जमा कराना पड़ेगा। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और सहारा श्री को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया और सहारा ने फिर 15,500 करोड़ जमा कराया, तब जाके उनको जमानत मिल पाई। और 15,500 करोड़ जब जमा हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने एक लोढ़ा कमेटी बनाई। लोढ़ा कमेटी ने तय किया कि एक वेबसाइट बनाइए और इस दोनों कंपनी में जिसका भी पैसा बाकी है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन दे, अपना कागज पत्थर दे और तब जाकर उनका पैसा भुगतान कर दिया जाएगा। और उस समय 17,526 लोगों ने अपने आवेदन दिया, जिसमें 138 करोड़ रुपया लौटाने का काम किया गया। लेकिन 3-4 साल तक लगातार विज्ञापन निकलता रहा, लेकिन कोई और पैसा लेने वाला नहीं आया। तब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि इस पैसे को हम कहीं ना कहीं भारत के सरकारी खजाने में जमा कर देंगे। ये प्रधानमंत्री की वेदना है कि गरीब का पैसा फंसा था सहारा इंडिया में। सरकार हमारी चल करके सुप्रीम कोर्ट गई और निवेदन किया कि सहारा की ये भी 2 कंपनी है, सहारा की ये भी 2 कंपनी है, इसका पैसा लेने वाला कोई नहीं है, इसका पैसा आप चीट फंड अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए ताकि गरीबों का हम भुगतान करा सकें। और कोर्ट ने आदेश दिया कि 5,000 करोड़ रुपया हम आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी मंत्रालय, सरकारी विभाग को देता सोसाइटी मंत्रालय को, और उसमें आप एक वेबसाइट बनाएंगे और पहले 10,000 वालों का भुगतान करेंगे, फिर 20,000 वालों का भुगतान करेंगे। अब आदेश आया है कि 5 लाख तक का जिसका जमा है उसका भी आप भुगतान करेंगे। पैसा चाह रहा था, 3.25 लाख लोगों ने आवेदन कर दिया था, हम लोगों ने 306 करोड़ रुपया भुगतान भी कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य से चुनाव आ गया और चुनाव में कांग्रेस के लोगों को लगा कि इन गरीबों का पैसा वापस हो रहा है तो मोदी का जय जयकार हो रहा है। चुनाव आयोग में जाकर कंप्लेन कर दिए और भुगतान रुक गया। इन 11 कांग्रेसी आएंगे, पूछेगा कि इन गरीबों का पैसा रोकने के लिए उन्होंने क्यों ऐसा कार्रवाई किया। लेकिन चिंता मत करिए, ये मोदी जी का सोच है गरीबों के प्रति। निश्चित तौर से सहारा का सारा पैसा 1-1 रुपया सबको दिलाने का काम करेंगे तो मोदी जी और अमित शाह कराएंगे, उसकी चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं मित्रों। ये गरीबों के प्रति मोदी जी की सोच है कि गरीब को कैसे हम दें। आज बिजली की समस्या लोग कहते हैं, आज प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना लाया गया है, जो 1 करोड़ कहीं ना कहीं उसका बुकिंग हो चुका है। अब प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कि सबके घर पर सोलर पैनल लगाया जाएगा और ग्रिड से जोड़ा जाएगा, और जो सोलर पैनल लगाएगा उसका कुछ पैसा लगेगा, उसको भी बैंक से लोन दिया जाएगा, और जो लगाएगा 300 यूनिट बिजली उसको मुफ्त मिलेगा, और बल्कि साल में वो 18 से 20,000 रुपया उसको सरकार वापस उसके खाते में देने का काम करेगी। तो गरीबों का कल्याण होगा, गरीबों का बोझ ही घटेगा। ये गरीब की चिंता का विषय है। एक तरफ जहां गरीबों का कल्याण करने का काम मोदी जी करते हैं, वहीं पर जो हमारी 500 साल का आस्था का प्रश्न था और राम जन्मभूमि का निर्माण भी नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ करते हैं। मित्रों, ऐसी सरकार है, आपको चुनना है कि कौन सी सोच प्रधानमंत्री हो। 10 साल में जहां दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाने का काम किया, आज भारत की पहचान बनाने का काम किया, आज देश का हर परिवार को, जो 140 करोड़ परिवार को मोदी जी देश अपना परिवार कहते हैं, उस परिवार का कर्तव्य भी निभाते हैं। हाल में आपने देखा होगा यूक्रेन और रशिया के युद्ध में भारत के 24,000 बच्चे फंसे थे, सभी जाति धर्म के लोग थे। प्रधानमंत्री को चिंता हुआ, और रशिया के राष्ट्रपति से भी बात किया, यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात किया, और युद्ध विराम कराकर उन 24,000 बच्चों को घर तक पहुंचाने का काम किया। तो नरेंद्र मोदी की ही सरकार कर सकती है। इसलिए मेरा निवेदन है मित्रों, फैसला आपको करना है कि आने वाले 1 तारीख को देश का यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे, ये जो हमारे लुटेरे बैठे हैं एक मंच पे वो बनेंगे। ये लुटेरे क्यों एक मंच पर आए? क्योंकि मोदी जी ने कह दिया था कि अगर हम इन देश के गरीबों का जिस लोगों ने भी घोटाला किया है, दमन किया है, एक एक को छोड़ने वाले नहीं है, सबको जेल भेजने वाले हैं। इस डर के नाते ये बेमेल का नतीजा, सारे नेता एक मंच पर खड़े हो गए और मोदी हटाओ का नारा देने लगे। मोदी को हटाना है, मोदी को हटाना है।
तो एक मरते दोनों हाथ उठाकर बताइए कि मोदी को रखना है ना, लाना है ना। दोनों हाथ उठाइएगा तब माने हम। मेरे मित्रों, मैं यही निवेदन कर रहा था कि निश्चित तौर से 1 तारीख को आप अपना आशीर्वाद सहयोग दीजिए ताकि पुनः देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और जो गरीबों का कल्याण का कार्य रुका है उसको भी हम कहीं ना कहीं पूर्ण करवाने में सफलता प्राप्त करें। आज आप इतनी बड़ी चिलचिलाती धूप में आपसे यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारे राजभर पार्टी के भी नेता आए हैं, हमारे निषाद पार्टी के भी आए हैं, अपना दल के भी लोग आए हैं। उनका भी मैं स्वागत करते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय वित्त राज्य मंत्री जी। एक बार अब मैं जोरदार तालियों से आप द्वारा स्वागत हो ऐसे व्यक्तित्व का मैं को आज आमंत्रित करने जा रहा हूं, जो महाकाल की धरती से चलकर पावन गौतम बुद्ध के धरती पर पधारे हैं। बोलिए जय महाकाल, जय महाकाल, भारत माता की जय। महाराजगंज लोकसभा उत्तर प्रदेश 9वां और जिला, हमारे यहाँ जिला और जनपद में अंतर है, लेकिन आपके जनपद को जिला बोलते हैं। इस मंच पर अभी अभी जिनने विस्तार से अपनी बात कही, आपके जांचे परखे लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार के यशस्वी वित्त राज्य मंत्री माननीय पंकज चौधरी जी, अभिनंदन करें जोरदार ताली बजा करके पंकज जी का, आपका उनका आशीर्वाद मिले। इस मंच पर मौजूद माननीय जिलाध्यक्ष संजय पांडे जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक श्री ऋषि त्रिपाठी जी, जरा कंजूसी मत करो भाई, ताली वाली बजाते रहो, मैं नाम बोलता रहूंगा। ज्ञानेंद्र सिंह जी विधायक पनियारा, प्रेम सागर पटेल जी विधायक सिसवा, माननीय बजरंग बहादुर पूर्व विधायक फरेंदा, पूर्व डीजीपी विजय कुमार जी, छठे लाल निगम जी लोकसभा प्रभारी, अरुण शुक्ला जी लोकसभा संयोजक, विधानसभा प्रभारी प्रभाकर जी, ब्रजेश मणि त्रिपाठी जी, उमेश जायसवाल जी, गुड्डू खान जी और मंचस्थ सभी अतिथिगण, सबके लिए जोरदार अभिनंदन करें। आज की सभा में मैं जब उज्जैन से चला तो मैं ये संबंध जोड़ रहा था कि जहां गोरखपुर की धरती से मैं आता हूं, मैं गोरखपुर की धरती में आ रहा हूं लेकिन उज्जैन की धरती से बड़ा हूं, तो उज्जैन और गोरखपुर का हमारा एक लंबा संबंध है। ऐसा माना जाता है कि मत्स्येंद्रनाथ और गोरक्षनाथ भगवान हमारे अपने उज्जैन में जब राजा भर्तरी राज्य कर रहे थे, तो भर्तरी जी के राज्य करते करते उनको संन्यास मार्ग पे लाने के लिए नवा नाथ ढूंढने के अंदर गोरखनाथ जी ने उज्जैन से संबंध बनाया और दुनिया में वो अद्वितीय एक इतिहास लिखा गया। दुनिया में 3 भाइयों की जोड़ी बहुत प्रसिद्ध हुई है, 2 आपकी धरती से भगवान राम और लक्ष्मण, भगवान कृष्ण और बलराम, और तीसरी जोड़ी उज्जैन से हुई जो भर्तरी और विक्रमादित्य के नाते से जानी जाती है। मैं एक बार उस अपने उस गौरवशाली इतिहास को नमन करता हूं और आप सबको प्रणाम करता हूं, अतीत के उस रिश्ते को नमन करता हूं। जहां मैं बात कर रहा हूं ये भगवान बुद्ध की जन्मस्थली पास में है, ये उनकी ननिहाल है। अलग अलग कारण से, कई कई कारणों से ये बहुत पवित्र नगरी है, बहुत पवित्र धरती है और आज के समय में इसको बोलना समसामयिक होगा। जब हम बात कर रहे हैं चुनाव की तरफ बढ़ने की, तो चुनाव के समय चुनाव जैसी बात भी आ जाना चाहिए। हमारे अलावा जो दल हैं वो भी अपनी बात कहेंगे, हम भी अपनी बात कहेंगे और लोकतंत्र में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ये भारत और सबसे युवा देश दुनिया में कोई है तो वो भी भारत है और हमको अपना 21वीं शताब्दी का यशस्वी
भारत का नेतृत्व सौंपना है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब जनता के लिए जनता के द्वारा और जनता का शासन चुना जाना चाहिए, ये संविधान हमको अधिकार देता है। ऐसे में इस संविधान के द्वारा दिए गए अधिकार में जनता का आदमी चुना जाना जो पहला शब्द है, और दूसरा जनता के द्वारा, और तीसरा जनता के लिए, इन तीनों बातों को याद रखोगे तो आपको सारी बातें मिल जाएगी। इन सारी बातों के पीछे सार ये है, आप बताओ कोई भी कांग्रेस का नेता है, किसी पार्टी का नेता है, कोई इस बात के लिए नहीं कहेगा कि इस देश में सरकार बनाएंगे तो हमारे द्वारा अतीत की इस बात की माफी मांगी जाएगी कि नेपाल से हमारे संबंध खराब क्यों थे। नेपाल को लेकर के भारत के संबंध हजारों साल से बहुत अच्छे थे, और अकेले नेपाल नहीं, सारी बॉर्डर चारों तरफ की, हमारी देश की चारों तरफ की सीमाएं अगर असुरक्षित थी तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? कांग्रेस तो मुंह उठा करके बात करने की स्थिति में भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने जो गलती की अतीत में, अभी कांग्रेस के जो साहिबजादे हैं उनकी 5वीं पीढ़ी के पहले परनाना नेहरू जी ने गलती की। इस देश के अंदर 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा जमीन आज भी चाइना के पास है। ये पाप अगर किसी के माथे है तो ये कांग्रेस के सिर पे लगा हुआ पाप है, जिसके कारण से लंबे समय तक ये कलंक हमारे माथे पे रहा। और हम तुलना करें यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की, अरे हमारे देश की तो छोड़ो, हमारे देश की तो कोई 1 इंच जमीन क्या लेगा। हमने तो अपना पड़ोसी धर्म निभाते हुए, हमारे से मित्रता का संबंध है भूटान का, जैसे नेपाल का है। नेपाल की जमीन डोकलाम नामक स्थान पर चाइना अतिक्रमण करने आया और दुनिया ने तमाशा देखा। इस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पड़ोसी धर्म का भी निर्वहन करते हुए डोकलाम में भी झंडा गाड़ा, भारत माता की जय जयकार करते हुए। नेतृत्व हो तो कैसा होना चाहिए, यह एहसास कराने का एहसास कराया कि सरकार में बैठना और सरकार को बैठ के सरकार की तरह चलाना, और यह सरकार के चलाने में भी इस देश का गौरवशाली अतीत है। दुनिया की कई सल्तनतें आई चली गई, लेकिन भारत अपनी जगह पर अडिग, जिसको कहा इकबाल ने कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये कुछ बात नहीं है, ये कांग्रेस वालों ने लगातार लज्जित करने का प्रयास किया था। और यही कारण है सीमाओं की सुरक्षा से लगा करके, अरे अंदाज लगाओ, आपने एक वोट दिया था 2014 में, जब याद करो यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक अपना सुप्रसिद्ध घोष वाक्य बोला था, उन्होंने कहा आपने 60 साल कांग्रेस को दिए, 60 साल, मुझे केवल 60 महीने दीजिए। याद करो उस समय का भाषण उनका, और 12 60 5 साल के लिए, अर्थात 60 महीने के लिए, और 60 महीने के अंदर जो सरकार चला के दिखाई, जनता ने भी भरोसा किया, क्योंकि कांग्रेस के शासनकाल में एक के बाद एक घोटाला, एक के बाद एक घोटाला, एक के बाद एक घोटाला, लगातार घोटाले पे घोटाले होते गए। पूरा देश अस्त व्यस्त था, पूरे देश की हालत खराब थी, चारों तरफ हाहाकार मचा था। मनमोहन सिंह सरकार जरूर चला रहे थे, लेकिन असली सरकार सोनिया गांधी जी पीछे से चला रही थी, और सोनिया गांधी जी की सरकार के निर्णय मनमोहन सिंह जी पे थोपे जा रहे थे। और यही बाबा, जिनको साहेबजादे कहो, राहुल गांधी कहो, जो मर्जी आए नाम बोल, ये नादानी से कैबिनेट के फैसले सार्वजनिक रूप से फाड़ते हुए पूरे देश को अपमानित करते थे। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, वो दौर बहुत खराब था। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री बने, और प्रधानमंत्री बनने के बाद माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि मुझे 5 साल दीजिए, और हमने देखा है गरीब घर का बेटा पहली बार चाय बेचने के परिवार से जब आगे बढ़ा था, कांग्रेस ने हंसी उड़ाई थी, ये चाय वाले हैं, इनने कहां सरकार चलाई, इनको क्या आएगा, पता नहीं क्या क्या कहा था। लेकिन दुनिया में ये रिकॉर्ड बना है, इतना बड़ा लोकतंत्र, और लोकतंत्र के अंदर
जब चाय वाले ने सरकार बना के दिखाई तो हम सबको मालूम है वो सरकार कितने प्रकार से अलग अलग प्रकार की हुई, जिसमें पहली बार वो पाकिस्तान जो जब मर्जी आतंकवादी भेजता था, सेना पे सैनिकों के सर काट करके फुटबॉल खेलते थे उनकी अपने सर से, इतना अपमानजनक माहौल था। ये सारे फोर्स के जवान लज्जित होते थे, बड़े अपने अंदर सारी योग्यता क्षमता होने के बाद भी कमजोर और नकारा नेतृत्व के कारण उसका बदला नहीं ले पाते थे। मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है, पाकिस्तान ने गलती की 2 बार और दोनों बार जो घर में घुस के मारा कि आज तक पाकिस्तान के होश ठिकाने लगे हुए हैं। हमें इस बात का आनंद है। देश क्या होता है, देश का प्रधानमंत्री क्या होता है, देश की ताकत क्या होती है, यह हमारा पहला वोट उनने वसूल करके दिया। और इस दूसरी बार जब फिर सरकार बनी और यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैंने 5 साल देश की सुरक्षा के लिए लिए, लेकिन मैं सुव्यवस्था के आधार पर मानना चाहता हूं। और जनता ने फिर आशीर्वाद दिया 2019 का, और जैसे अभी हंसी उड़ा रहे थे ऐसे उस समय भी कांग्रेसी हंसी उड़ा रहे थे। जब हमने नारा दिया अब की बार 300 पार, तभी सारे लोग मजाक बना रहे थे, कहां की सरकार, कैसी सरकार, कहां से बनेगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है 2019 में 300 पार भी हुए और हमने सबने देखा भारत का बदलता हुआ इतिहास, वो कलंक धारा 370 का जो हमको आजादी के बाद कांग्रेस ने दिया था। 40,000 भाई बहनों निरपराध लोगों की, सेना का जवान, पुलिस का जवान, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सारे के सारे लोग निरपराध मारे गए और उसका पूरा पाप कांग्रेस के माथे था। लेकिन 6 महीने से भी कम समय में जैसे ही बहुमत के साथ सरकार आई, उस कलंक को उखाड़ फेंका झटके के साथ। यह है देश का नेतृत्व। और एक नहीं, ऐसे कई काम। और कोविड के समय तो क्या काम किया मोदी जी ने। ये नादान अभी भी बोलते हैं कि ताली बजाने से थाली बजाने से क्या होता है, जिनको इस बात की समझ नहीं है। मित्रों, आप बताओ, आप में से किन किन को टीके लगे होंगे? केवल हाथ खड़े करके बताना, कोविड के समय टीके लगे हैं आज आपको, किन किन को टीके लगे? आप लाइन से बताओ। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी जान कोविड के कारण मोदी जी ने नहीं बचे। लेकिन ये नादान उस समय भी कह रहे थे ये मोदी टीका है, हम नहीं लगाएंगे, हम नहीं लगाएंगे। लेकिन जैसे जान के लाले पड़े, पूरा देश सुरक्षित हुआ, तो रात को 12 बजे बाद ये बाबूओं भी अपने यहाँ चुपचाप टीका लगा करके आज अपने बीच में आके देख रहे हैं। अरे एक ऐसा व्यक्ति जिसने देश के अंदर नहीं दुनिया में, इतने बड़े देश में तालाबंदी करते हुए और ये घोषणा की कि मुझे देश का बचाना जरूरी है, देश की सुरक्षा करना जरूरी है। और हमने सबने देखा, गरीब आदमी को मालूम था कि मैं अगर सबको घर में रख दूंगा तो खाएंगे क्या। उनकी परेशानी समझते हुए सबके घर में या तो भगवान राम के काल में या भगवान कृष्ण के काल में ये हुआ होगा कि घर में रह करके भी लोगों को भोजन की व्यवस्था हो जाए। या नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में, अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी का, जिनने निःशुल्क 80 करोड़ लोगों को घर घर अन्न पहुंचाने का प्रयास किया। आप बताओ, गेहूं चावल दाल जो जहां है वहां देने का काम किया। लेकिन ये बेशर्मों को आज भी शर्म नहीं है और इसके आगे भी लंबी लाइन है। अब तो हम तो इसका और आनंद महसूस करेंगे। मैं शिक्षा मंत्री रहा हूं मध्य प्रदेश में 2020 में। मैं मोदी जी के कई कामों की प्रशंसा बहुत देर तक कर सकता हूं, लेकिन सबसे बड़े काम जो उनने किए हैं, एक बड़ा काम उनने किया, लॉर्ड मैकाले ने, अंग्रेज जब हम पे हावी थे तो उन्होंने हमारे देश का स्वाभिमान कुचलने का काम किया, हमको सनातन धर्म से दूर करने का काम किया। 1832 में हमारे पाठ्यक्रम से हमारे सारे देवी देवताओं के वो आदर्श जिनके आधार पर देश गर्व करता था, वो सब जड़ों से काटे। भगवान राम के अध्याय समाप्त किए, भगवान कृष्ण को काटने का प्रयास किया और पाठ्यक्रम ऐसा बना दिया जिसका हिसाब ही नहीं लगता था कि हम पढ़ने जाकर हैं। केवल कागज की डिग्री लेकर आओ और नौकरी पाओ, उसको देश से कोई लेना देना नहीं। और कांग्रेस
अंग्रेज के बाद और आगे बढ़ी। 1947 में देश आजाद हुआ। चाहते तो कांग्रेस पाठ्यक्रम बदलती, लेकिन कांग्रेस ने और गलत काम किया, क्योंकि जाने क्यों इनको हिंदुओं से नफरत है। इन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम में ग से गणेश नहीं पढ़ाएंगे। जो अंग्रेज नहीं कर पाए वो कांग्रेस कर रही। और ग से गणेश के बजाय गधा लिखाया कि ग से गधा लिखो, गधा लिखो। ये कांग्रेस का आती थी। आप बताओ गणेश और गधे में क्या फर्क है, या किसी को मालूम हो नहीं हो? ये कांग्रेस वाले हमको समझा रहे, ये उसी प्रकार से गलत काम करते हैं। जैसे आप बताओ भगवान राम कहां पैदा हुए? भाई साहब जोर से बोलना, कहां पैदा हुए? आप बताओ कहां पैदा हुए? आप बताओ कहां पैदा हुए? आपको मालूम, आपको मालूम, आपको मालूम कि कहां राम पैदा हुए? माता सरयू के किनारे जनक नंदन अयोध्या में पैदा हुए। लेकिन नहीं मालूम तो केवल कांग्रेस वालों, जिनने कहा कि राम अयोध्या में पैदा नहीं हुए। और कहानी शपथ पत्र देकर के कांग्रेस के पदाधिकारियों ने 70 साल तक लगातार लटकाते भटकाते अटकाते रहे कि भगवान राम पैदा कहां हुए हमको मालूम नहीं। मुझे तो इस बात का गर्व है, हमारी आंखों के सामने अगली पीढ़ियां तो शायद याद रखेगी, लेकिन हमारे सामने रिकॉर्ड बना, इतिहास बना है कि आज अपने बीच में यहां पर भगवान राम का धाम जगमगा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले भी फैसला दिया था, जब 3 तलाक के माध्यम से मुस्लिम बहनों की जिंदगी नर्क डालने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया कि यह फैसला गलत है, 3 तलाक खत्म होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने फिर गलत काम किया था। यद्यपि 100 से ज्यादा देश मुस्लिम में से कई देशों ने यह कानून नहीं मानते, लेकिन केवल वोट बैंक के कारण मुसलमानों बहनों की जिंदगी नरक में डालने का काम राजीव गांधी की सरकार ने किया था। और दुर्भाग्य के साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी बदल दिया। और अभी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करो, वो फैसला भी लागू किया सुप्रीम कोर्ट वाला, और भगवान राम का फैसला भी लागू किया। यह हमारी सरकार है। बोला जय जय श्री राम। अयोध्या में भगवान राम नहीं मुस्कुराएंगे तो कौन मुस्कुराएगा? किसका इंतजार करेंगे? तुम्हारे आगे हाथ जोड़ेंगे। अरे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में 5 साल के अंदर न केवल भगवान राम का भूमि पूजन मंदिर का हुआ, बल्कि वो धाम में जगमगाए भी। और जैसे मैंने कहा, मैं शिक्षा मंत्री बन के मध्य प्रदेश में बैठा, और हमने अपने मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम में भगवान राम, भगवान कृष्ण, सारे ऐतिहासिक संदर्भों को प्रसंग सहित शिक्षा नीति का हिस्सा बना करके नई पीढ़ी को पढ़ने के लिए उपलब्ध कराया। यह हमारी सरकार ने की। अरे हमारी सरकार अपनी पीढ़ी को नहीं पढ़ाएगी तो किसको पढ़ाएगी? और जब भगवान राम का धाम जगमगा रहा है, आज मैं आपके बीच में से आया हूं, मुझे बड़ा अच्छा भी लग रहा है कि मैं वाकई परमात्मा की कई कृपा होगी कि मेरे जैसे व्यक्ति को आज मौका दिया है कि मैं आज उत्तर प्रदेश की धरती में अपने लोगों से बात कर सकूं। आज भारतीय जनता पार्टी का आभार माननीय मोदी जी का आभार मानता हूं। माननीय योगी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, जो सुशासन के माध्यम से उत्तर प्रदेश में सरकार क्या होती है और गुंडों की जगह कहां होती है, दोनों फैसले करे योगी जी ने। विकास दिखता है बाजार में और गुंडे दिखते जेल में। और बड़े गुंडे कहां दिखते आपको मालूम है? अपने आप उनके वहां दिखते जहां उनकी जगह होगी। गुंडों से गुंडों की तरह निपटना सरकार का मतलब ही है। और मुझे इस बात को कहते हुए और आनंद आता है कि आज के समय में जब हम अपने बाबा महाकाल की, आपने जयकारा बोला, एक बार फिर बोलो बाबा महाकाल महाराज की। मुझे इतना अच्छा लग रहा है जयकारा आपका कि बाबा महाकाल का जयकारा कराने में एक यादव बंधु को, वहां जिसकी अपनी आबादी 500 भी नहीं है, लेकिन पार्टी 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार विधायक बनाती है 2,80,000 वोट में से। और उसके बाद पहले उज्जैन विकास प्राधिकरण अध्यक्ष, मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष, कैबिनेट का दर्जा, फिर विधानसभा लगातार, फिर शिक्षा मंत्री, और शिक्षा मंत्री के बाद मुख्यमंत्री। जब मेरे को मौका मिल सकता है तो अपने में से सबको मौका मिल सकता, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जो मैंने कहा कि जनता की सरकार जनता के द्वारा और जनता के लिए जवाब दे, ये होता है भाजपा से जुड़ना।
हमारी पार्टी के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो बेचारे राजा महाराजा 600 राजा महाराजा थे जो देश की आजादी के समय अपना अपना राजकाज चला रहे थे, लेकिन देश के लोकतंत्र के लिए सबने राजपाट छोड़ा और लोकतंत्र में समाहित हो गए। लेकिन ये 20-25 राज परिवार नए ही पैदा हो गए, अपने आप ही पैदा हो गए। जब भी बनेगा उनके परिवार से ही बनेगा, दूसरा होना ही नहीं चाहिए। ये गलत है कि सही बताओ आप, गलत है ना ये? अब हम में से किसी को भी मौका मिल जाए, ये पंकज चौधरी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। मोदी जी के माध्यम से पंकज चौधरी जी के लिए आपके बीच में आया। मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनना, पंकज जी को मंत्री बनना और भारतीय जनता पार्टी की विजय होना आज के अवसर पर इसलिए भी ज्यादा जरूरी है कि जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, बाबा महाकाल के धाम में आनंद आ गया, तो हमारे कृष्ण कन्हैया ने क्या बिगड़ा? बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। पंकज जी, आनंद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? पूरा धाम मुस्कुराना चाहिए। जोरदार ताली बजाओ जो जाए वहां से। अब हमारा वोट तो इसी बात के लिए आया है, इसीलिए जाएगा कि हमारे अपने गोपाल कृष्ण, जिसने 5000 साल पहले भी अन्याय के खिलाफ खड़े होकर के अपने ग्वाल बाल के साथ उस समय के सबसे बड़े आतताई कंस को घर में घुस के मार करके धर्म की स्थापना का ध्वज लहराया था। वो उस समय अपने जीवन काल के 11 वर्ष में थे, लेकिन भगवान जितना जीवन जिए, जब भी कोई मौका पड़ा तो उनने किसी बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ने में पीछे नहीं हटे और धर्म की मार्ग के आप चलते हुए पूरे देश में धर्म की स्थापना करी। और आज के समय में भी इसी बात की दरकार है। दुनिया के 200 से ज्यादा देश, लेकिन ऐसे देश में अब हमारे शासनकर्ता, नेतृत्वकर्ता ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसको खुद को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इस देश का मान सम्मान चाहिए। नरेंद्र मोदी जी के लिए बताओ, उनके अपने जीवन में उनको इस प्रधानमंत्री बनने से, वो एक बार बने, 2 बार बने, उनको अपने जीवन में क्या मकान चाहिए, कोई जमीन चाहिए, क्या चाहिए? लेकिन ये अपने देश में सब कुछ देने वाले, जैसे आपके मुख्यमंत्री, जोरदार तालियां आदित्यनाथ जी के लिए भी बजाओ, जिनने कहा कि मेरे जीवन का क्षण क्षण और मेरे समय का कण कण, मोदी जी हो या योगी जी हो, ये भाजपा का नेतृत्व इस बात के लिए जाना जाता है, इनके मन में एक ही सपना है कि ये क्यों सरकार बनाना चाहते हैं। वो सरकार बनाने का एकमात्र शब्द है जिसमें सारी व्यवस्था आ जाती, सभी धर्मों का, सभी जातियों का, सबका साथ, अब की बार फिर एक बार। ये कुछ वाक्य है और एक वाक्य बोलो तो इसमें सब आ जाएगा। वो है भारत माता की। पूरे देश के अंदर से ये आवाज आना चाहिए। देश के दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने के लिए, देश की सभी वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से मानवता के आधार पर सनातन संस्कृति का ध्वज दुनिया में लहराने के लिए ये सरकार बनाना जरूरी है। बोलो सब तैयार है? अपने स्थान पे खड़े हो जाओ सारे लोग और बांध लो मुट्ठी, और मुट्ठी बांध करके संकल्प लो कि एक एक वोट 1 तारीख को जब तक भाजपा के पक्ष में नहीं पड़ जाए तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। बोलो सब तैयार है? इधर से आवाज से तैयार है तो मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की। आप धूमधाम से जीतो। मैं बाबा महाकाल के दर्शन का आमंत्रण देता हूं। आप मध्य प्रदेश आइए, चुनाव जीतने